प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजुल मैंग दीक्षित, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिसके अंतर्गत पिछले अध्याय में मैंने आपको राजनीति विज्ञान बीए पार्ट सेकंड के प्रथम पेपर या प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत ब्रिटेन में राजा और राजमुकुट के बारे में बताया था। इन दोनों में अंतर बताते हुए इनकी परिभाषा, राजमुकुट का महत्व, राजमुकुट के कार्य, राजा का महत्व और वर्तमान में राजा की उपयोगिता भी बताई थी। आशा करता हूँ कि आपने इन सबको ध्यान से सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। इसी प्रश्न पत्र के संदर्भ में आज मैं आपको ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री का नया टॉपिक पढ़ाऊंगा और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का विकास कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ और ये कहाँ से निकला है, तथा मंत्रिमंडल का महत्व आपको बताऊंगा। तो आशा करूंगा कि आज का चैप्टर या आज का लेसन आप ध्यान से सुनेंगे और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी या जनक हम प्रिवी काउंसिल को मान सकते हैं और प्रिवी काउंसिल या प्रिवी परिषद हम जिसे कह सकते हैं, वह संस्था है जिसके द्वारा क्राउन के अधिकांश औपचारिक कार्य संपन्न होते हैं और कह सकते हैं कि इस प्राचीन संस्था से ही मंत्री परिषद की उत्पत्ति हुई है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक प्रिवी काउंसिल ही शासन के क्षेत्र में वास्तविक शक्ति रखती थी। वह एक विचार विमर्श करने वाली संस्था थी, किंतु धीरे धीरे उसकी समस्त वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल में हस्तांतरित होती गई और आज उसे शासन तंत्र में सम्मान का तो पद मिला हुआ है या सम्मान का तो परिभाषा मिली हुई है, लेकिन वह केवल एक औपचारिक संस्था मात्र रह गई है। प्रिवी परिषद या प्रिवी काउंसिल का सतत अस्तित्व अंग्रेजों की इस मनोवृत्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है कि वे अपनी पुरानी संस्था को जीवित रखना चाहते हैं और अपने अतीत, अपनी परंपरा और अपनी प्राचीन संस्थाओं से वो जुड़े रहना चाहते हैं। प्रिवी परिषद या प्रिवी काउंसिल का विकास के बारे में हम समझना चाहें तो हम मान सकते हैं कि प्राचीन काल में राजा को शासन संबंधी कार्यों में मंत्रणा देने के लिए क्यूरिया रेजिस नाम की एक संस्था थी। उसका बड़ा महत्व था, वह बड़ी महत्वशाली संस्था थी और धीमे धीमे आगे चलकर जब क्यूरिया रेजिस का कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी वर्तमान में, और धीमे धीमे क्यूरिया रेजिस का कार्य जब समय के साथ बढ़ता गया, तात्कालिक समस्याओं के समाधान के साथ बढ़ता गया, तो उसकी दो शाखाएं हो गई और प्रशासकीय कार्य करने वाली शाखा को हम प्रिवी परिषद कहने लगे। यानी जब क्यूरिया रेजिस नाम की संस्था का कार्य बढ़ गया और जनता के सामने आने वाली समस्याओं या तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अन्य कार्यों का क्षेत्राधिकार भी बढ़ता गया, तो धीमे धीमे एक अन्य संस्था उत्पन्न हुई जिसे हम प्रिवी परिषद या प्रिवी काउंसिल कहते हैं। प्रिवी परिषद का संगठन के बारे में हम जानेंगे। प्रिवी परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, वह बदलती या परिवर्तित रहती है
और आजकल इसमें लगभग 320 सदस्य हैं। प्रिवी परिषद में निम्न श्रेणियों के व्यक्ति सदस्य होते हैं। नंबर 1, वर्तमान परिषद के सदस्य, समस्त पूर्व मंत्री परिषदों के सदस्य, लंदन का बिशप, कैंटरबरी तथा यॉर्क के आर्क बिशप, उच्च न्यायाधीश तथा सेना निवृत्त न्यायाधीश, प्रसिद्ध पीयर, कॉमन सभा का अध्यक्ष, लॉर्ड सभा के विधि सदस्य, उपनिवेशों के कुछ विख्यात राजनीतिज्ञ, इंग्लैंड के विदेशों में स्थित राजदूत, उपनिवेशों के प्रधानमंत्री और कुछ उच्च पदाधिकारी आदि। इनके अतिरिक्त विज्ञान, कला, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त या सम्मानीय व्यक्तियों को भी प्रिवी कौंसिलियर या प्रिवी परिषद का सदस्य बना दिया जाता है। इनकी पदावधि या इनकी सदस्यता एक बार मिलने पर आजीवन या जीवन पर्यंत चलती है। इसके सदस्यों को महामाननीय, राइट ऑनरेबल कहकर संबोधित किया जाता है। प्रिवी काउंसिल का अधिवेशन विशेष अवसरों पर ही होते हैं और ये विशेष अवसर हैं। नंबर 1, नए सम्राट के राज्याभिषेक के अवसर पर, अर्थात जब नया राजा या नया सम्राट मुकुट धारण करता है या पद संभालता है उसके राज्याभिषेक के समय पर। और नंबर 2, अन्य विशेष समारोह के अवसर पर। ये 2 समय ऐसे होते हैं जब प्रिवी परिषद के अधिवेशन बुलाए जाते हैं। इन अवसरों के अलावा पूरी परिषद कभी नहीं बुलाई जाती। साधारणतः 4 या 5 सदस्य ही प्रिवी काउंसिल का पूरा काम चलाते हैं। इन अवसरों को छोड़ करके प्रिवी काउंसिल की पूरी परिषद को कभी नहीं बुलाई जाती है। केवल जो 4 या 5 सदस्य होते हैं वही इसका कार्य करते रहते हैं। अधिवेशन के लिए केवल सदस्यों की गणपूर्ति वो 3 होती है, यानी 3 सदस्य ही इसकी गणपूर्ति में या कोरम में माने जाते हैं। यानी 3 सदस्य होने पर, मिनिमम 3 सदस्य होने पर ही इसका बैठक या कार्य पद्धति संचालित हो सकती है। प्रिवी काउंसिल के कार्यों को संपन्न करने के लिए अधिकतर केवल मंत्रिपरिषद के सदस्य उपस्थित होते हैं। प्रिवी परिषद की बैठकें राजमहल में होती है और पहले इनमें राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी और अब इसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, जो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब हम प्रिवी परिषद के कार्य का अध्ययन करेंगे और निम्न बिंदुओं के आधार पर हम इनके कार्यों का वर्णन करेंगे। तो प्रिवी परिषद के प्रमुख कार्य क्या हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, नई सरकार बनने पर मंत्रियों को शपथ दिलाना। नंबर 2, कांटियों के शेरिफों नामक अधिकारियों की नियुक्ति करना। नंबर 3, जुर्माना तथा सजाओं को माफ़ करना। नंबर 4, आज्ञापत्तियाँ और अध्यादेश जारी करना। नंबर 5, अनुज्ञप्तियाँ प्रदान करना। प्रिवी परिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आदेशों को जारी करना है, जिसका संबंध निम्नलिखित बातों से होता है। नंबर 1, संसद को आमंत्रित करना, उसे स्थगित करना और विघटित करने के आदेश जारी करना। नंबर 2, स्थायी सिविल सेवा संबंधी आदेश देना। नंबर 3, उपनिवेश संबंधी आदेश निकालना। नंबर 4, युद्ध संबंधी आदेश जारी करना। नंबर 5, नगर पालिका तथा निगमों तथा अन्य निकायों को आज्ञा पत्र प्रदान करना। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वास्तव में इन आदेशों का संबंध निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा ही लिए जाते हैं, किंतु ये प्रिवी परिषद के नाम से ही जारी किए जाते हैं। अर्थात इनका जो निर्णय है, इन आदेशों के संबंध के जो निर्णय हैं वो मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं, किंतु ये जो प्रिवी परिषद होती है या प्रिवी काउंसिल होती है उसके नाम से ही जारी किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रिवी परिषद के सदस्यों की हैसियत से उपरोक्त सभी बिंदुओं के कार्य करते हैं। प्रिवी परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य न्याय करना होता है। यह कार्य प्रिवी परिषद की न्याय समिति द्वारा संपन्न किया जाता है। इस समिति में लॉर्ड चांसलर, 6 अन्य लॉर्ड, उपनिवेशों के कुछ न्यायाधीश और परिषद के वे सदस्य होते हैं जो न्याय विभाग में उच्च पदों पर रह चुके हैं। यह समिति 1833 में स्थापित की गई थी
पहले ये ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। उपनिवेशों की अंतिम अपील इसी समिति में होती थी, परंतु उपनिवेशों के स्वतंत्र हो जाने के कारण उपनिवेश वो कहलाते हैं जो कभी ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते थे या ब्रिटेन उन पर राज करता था, उन्हें हम उपनिवेश कहते हैं। तो उपनिवेशों के स्वतंत्र हो जाने के बाद इन देशों के विवाद अब इस परिषद के समक्ष नहीं आते। फिर भी यह ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायपालिका है। यह धार्मिक न्यायालयों और न्यायिक और नाविक न्यायालयों से अपील सुनती है। प्रिवी काउंसिल की समितियाँ। प्रिवी काउंसिल के कार्य उसकी अनेक समितियों द्वारा संपूर्ण किए जाते हैं। इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति न्याय समिति है। इसके अतिरिक्त व्यापार मंडल, शिक्षा मंडल आदि आरंभ में प्रिवी परिषद की समितियाँ थी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है या एक अध्ययन बिंदु, महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु हमें ध्यान रखना है कि प्रिवी परिषद कोई विमर्शात्मक या सलाह देने वाला निकाय नहीं है या परामर्शदाता निकाय नहीं है। अब उसकी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में चली गई हैं, यानी सलाह देने वाली जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद के पास है और प्रिवी परिषद अब सलाह देने वाली या परामर्शदात्री संस्था या विमर्श देने वाली संस्था के रूप में नहीं जानी जाती। इस प्रकार आंक तथा जिंक जो राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं, उनके अनुसार अब प्रिवी परिषद एक विमर्शात्मक अथवा परामर्शदायी निकाय नहीं है। उसके आरंभिक दिनों के विमर्शात्मक कृत्य अधिकांशतः मंत्रिपरिषद में हस्तांतरित हो गए हैं। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि प्रिवी परिषद के प्रशासकीय तथा परामर्शदायी कार्य उससे छीन लिए गए हैं, परंतु उसकी न्याय समिति आज भी लगभग लाभदायक एवं महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस प्रकार आज के अध्ययन में हमने मंत्रिमंडल की जननी प्रिवी काउंसिल के बारे में पढ़ा, उसके कार्यों के बारे में पढ़ा, उसकी समितियों के बारे में अध्ययन किया। कल के टॉपिक में हम मंत्रिमंडल का विकास किस प्रकार हुआ और मंत्रिमंडल के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। आशा है आज का अध्ययन आपने जागरूक होकर के किया होगा। धन्यवाद।